स्टूडेंट्स, दिस इज मी मुदिता एंड वंस अगेन वेलकम ऑन मुदिता यस फॉर इयर्स। और मिड टर्म का अगला एग्जाम आपका होने वाला है साइंस का। तो आज हम करने वाले हैं साइंस की रिवीजन फर्स्ट और द चैप्टर इज चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। इसमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आइदर एनसीईआरटी, आइदर वर्कशीट, आइदर सपोर्ट मटेरियल, सब कुछ कंक्लूड करके मैंने आपके लिए वीडियो तैयार किया है। इतने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, फिर आपको कुछ भी उठाने की या देखने की ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो का जो आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम सेल पढ़ रहे हैं तो आपको सेल की प्रैक्टिस करनी है, बोथ सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो देखिए, ये रहा आपका दिस इज एनिमल सेल और प्लांट सेल। दूसरे पेज पे प्लांट सेल आपको दिखा दूं मैं, ये रहा आपका प्लांट सेल। आपको दोनों की ही प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम की, ठीक है, दोनों के डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम मुझे डायग्राम बनाना नहीं आता, प्लांट सेल बड़ा टफ है, क्योंकि उसमें ये इतने रंग बिरंगे इतनी सारी टॉफियाँ देख के, ठीक है, देखने में कैंडीज लग रही है ना, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता बनाना, मुझसे अच्छी फिर भी आपकी ड्राइंग होगी, मेरी ड्राइंग तो बहुत ही खराब है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सारी चीज़ें सेल में दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग को देखिए, जब आपको कोई बोलता है एनिमल सेल बनाइए तो इस तरीके से एक गोला ड्रॉ करिए, ठीक है, दोबारा से बताती हूँ। सेंटर में इस तरीके से एक सेंटर में गोला ड्रॉ करिए और बीच में उसके एक डार्क रीजन बना दीजिए, जिसको आप क्या बोल देंगे कि दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। और जो इसकी आउटर लाइन है इसको बोल दो कि ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ऐसे इस तरीके से डॉटेड कर दो, पानी बनाते हैं ना जैसे, वैसे बना दो और लिख दो कि ये साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, जिसके वजह से सारी चीज़ें फ्लोट करती हैं। उसके अलावा ऐसे पतली पतली लाइन बना दो, इसको लिख दो कि ये गोल्गी एपरेटस है। और एक दो चीज़ें और बना दो, उसको लिख दो लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स इट, हो गया प्लांट सेल। और अगर आपसे कोई बोलता है कि एनिमल सेल बना दो, तो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में बनाओ और बड़ा सा इसमें होल बना दो। इस होल को लिख दो क्या कि ये वैक्यूल है। आउटर मेम्ब्रेन को लिख दो कि सेल मेम्ब्रेन, और एक और लेयर बना दो, 2 लेयर बनाओ और इसको लिख दो सेल वॉल। ये हो गई आपकी सेल वॉल, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया वैक्यूल। इसके अंदर भी यहाँ पे छोटा सा ब्लैक रीजन बना दो, इसको लिख दो न्यूक्लियस। अगेन यहाँ पे लिक्विड फिल कर दो, उसको लिख दो साइटोप्लाज्म। और फिर बाकी यहाँ पे भी सेल ऑर्गेनेली दिखा दो। इतना सा आपको बनाना है, ज़रूरी नहीं है जितना यहाँ पे दिखा है सारी चीज़ें लिखें, बट आपको डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। और एक और अच्छी चीज़ है जो आपको याद रखनी है, देखिए, जब भी आप साइंस में एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो लेबलिंग एक साइड करते हैं। लेबलिंग का मतलब होता है जो इनके हम नाम लिख रहे हैं ना, हम क्या करते हैं, एक नाम इधर लिखते हैं, एक इधर एक इधर, वो गलत फॉर्मेट होता है। हमेशा हमें सारे नाम को एक ही साइड में लिखना होता है। देखिए यहाँ पे सारे एक ही साइड में लिखे हुए हैं, प्लाज्मा, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जैसे इंग्लिश में लेटर राइटिंग का फॉर्मेट होता है ना कि सारा कुछ एक ही लाइन में होना चाहिए, वैसे ही साइंस में लेबलिंग का फॉर्मेट होता है कि जो भी चीज़ें आप दिखा रहे हो सब कुछ एक ही डायरेक्शन में दिखाओ। तो आप लोग इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि अब आप सीनियर बच्चे बनने जा रहे हो, बोर्ड में जाने वाले हो। इसी तरीके से आपको एनिमल प्लांट सेल की भी प्रैक्टिस करनी है। वैक्यूल को हमेशा बड़ा दिखाइए, यहाँ पे न्यूक्लियस दिखा दीजिए। इसके बाद यहाँ पे डबल लाइन दिखाना है, एक सेल मेम्ब्रेन के लिए और एक आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए और सेल वॉल के लिए, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनता है वो यही बनता है कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। देखिए, जो डिफरेंस यहाँ पे पॉसिबल है वो मैं सारा करवा रही हूँ, साथ साथ समझाती भी चलूंगी प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो अभी मैंने आपको जो दिखाया डायग्राम में, आपको वही लिखना है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है बेटा, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट सेल कंटेन अ लार्ज सिंगुलर वैक्यूल। प्लांट सेल में एक बड़ा सा छेद होता है ना, बड़ा सा, एक समझ सकते हैं, उसका बॉडी का आधा पार्ट जो होता है वो वैक्यूल ही होता है। लेकिन अगर एनिमल सेल में देखेंगे तो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि होते ही नहीं है, होते हैं, बट स्मॉल वैक्यूल और कम। जितना प्लांट सेल में इसकी इंपॉर्टेंस है उतना एनिमल सेल में नहीं है, ठीक है। इसलिए समटाइम हम छोटी क्लासों में कहते हैं कि एनिमल सेल में नहीं होता। इसके बाद प्लांट सेल है फिक्स्ड रेक्टेंगुलर शेप
और एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे राउंड या इरेगुलर शेप बोलते हैं, लेकिन इसकी शेप थोड़ी सी कैसी होती है, थोड़ी सी इस तरीके से होती है, ओवल नहीं होती, थोड़ी रेक्टेंगुलर, जबकि इसकी थोड़ी सी सर्कुलर टाइप की शेप होती है। अगर प्लांट सेल की बात करें तो सेंट्रोजोम और लाइजोजोम नहीं होते। एनिमल सेल की बात करें तो सेंट्रोजोम और लाइजोजोम होते हैं। तो ये डिफरेंस है प्लांट सेल एनिमल सेल में, ज़रूर याद कर लें क्योंकि डिफरेंस आता है, ठीक है। और अगर आपको डायग्राम बनाने को बोलता है तो डायग्राम भी, अगर ये 2 मार्क में आता है तो आप ये 3 डिफरेंस लिख दीजिए। अगर यही क्वेश्चन आपका 4 मार्क में आ जाता है तो उसमें एक डिफरेंस में आप डायग्राम बना के भी दिखा सकते हैं, और अगर डायग्राम अलग से आता है तो वेल एंड गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन RER एंड SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा सेल होता है उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। और ये क्यों होता है वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। रफ वाला रफ इसलिए होता है क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी सरफेस पे इस तरीके से छोटे छोटे से दाने होते हैं, उसकी वजह से इसकी सरफेस छूने में खुरदुरी होती है, रफ होती है। हिंदी में इसको यही कहते हैं खुरदुरी, और इसको चिकनी कहते हैं, ठीक है। तो खुरदुरी होती है जिसकी वजह से इसे रफ कहते हैं, और ये छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बीच में डिफरेंस करना है, तो वही चीज़ आपको लिख देना है डिफरेंस में कि RER हैज़ द रफ सरफेस इन अपीयरेंस बिकॉज इट हैज़ स्मॉल पार्टिकल राइबोसोम। राइबोसोम इसके साथ चिपके होते हैं, ठीक है। और ये स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम भैया नहीं होता है। तो बहुत सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज लिखिए। देखिए साइंस की इंग्लिश में आपको ग्रामर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, साइंस में बस फैक्ट मैटर करता है, आपको ग्रामर यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है। इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस प्रोटीन और फैट, प्रोटीन और फैट प्रोड्यूस करना अदर सेल के लिए इसका फंक्शन होता है। और SER का फंक्शन होता है फैट्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल को बनाना, ठीक है। तो ये 2 मेजर डिफरेंस हैं जो आप लोग याद कर लेंगे। समटाइम आपको डायरेक्ट फंक्शन पूछ लेता है तो भी आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं। तीसरा जो डिफरेंस आपका इंपॉर्टेंट है वो है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ये भी इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट मटेरियल में भी मिल जाएगा, आपका पीरियोडिक टेस्ट में भी कुछ बच्चों को देखने को मिला होगा। और ये अगर आप आइदर साइंस लेते हैं बड़ी क्लासेस में 11th-12th में तो भी आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि दिस इज द बेस ऑफ बायोलॉजी, ओके। सो अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज होता है 0.5 to 3 माइक्रोमीटर। दिस इज माइक्रो, यू हम लिखते हैं, यू का मतलब होता है माइक्रो, ये साइंस की नोटेशंस होती हैं। एन होता है नैनो, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻�6, यानी 1 के बटे में 6 0 लगा दो तो उसको हम माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ जाइए। तो ये इसका साइज होता है। यूकैरियोटिक का साइज इनसे थोड़ा बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता। मैंने बताया कोई भी सेल होता है उसके सेंटर में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं बेटा। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो इस तरीके से वेल डिफाइंड नहीं होता है। वेल डिफाइंड का मतलब उसकी पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होगी कि यहाँ तक न्यूक्लियस है इसके बाद सेल शुरू है, पता नहीं चलेगा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। बल्कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, अभी हमने ह्यूमन सेल भी देखा, प्लांट सेल भी देखा कि वहाँ पे सेल जो न्यूक्लियस होगा वो डिफाइंड होता है और उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके पता चलता है कि यहाँ तक सेल मेम्ब्रेन है भाई और इसके बाहर बाकी चीज़ें हैं। इसकी शेप बात करें तो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और ये कैसे होते हैं, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये तीसरा हो गया आपका डिफरेंस। 3 डिफरेंस करने हैं SER RER में, प्लांट सेल एनिमल सेल में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। जल्दी जल्दी से करवाऊंगी मैं आपको। उसके बाद जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है व्हाई लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइड बैग। ये क्वेश्चन आप अब तक न जाने कितनी बार कर चुके होंगे कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग हम क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में कहीं भी पूछा जा सकता है और MCQ में भी पूछा जा सकता है कि सुसाइड बैग किसे कहते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम को कहते हैं। और लाइसोसोम कंटेन अ पावरफुल एंजाइम कैपेबल। देखिए मैं इसको आपको सिंपल भाषा में समझा देती हूँ। जो लाइसोसोम होता है इसके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है और कुछ जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म यानी सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, जब रिएक्शन होगी तो कुछ वेस्ट भी तो निकलेगा, तो उन सब चीज़ों को डाइजेस्ट कर देता है। इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने सेल के ही प्रोडक्ट्स को खुद डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल
इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम पे ही कि वेयर इज एंजाइम प्रिपेयर्ड इन लाइसोसोम गेट प्रिपेयर्ड। ठीक है, कहाँ प्रिपेयर्ड होता है, तो लाइसोसोम एंजाइम आर सिंथेसाइड इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब लाइसोसोम का जो प्रिपेयर होता है एंजाइम वो कहाँ होता है, तो वो आपका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ER में होता है। तो ये दो क्वेश्चन आपके लाइसोसोम से इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम अदर सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं। देखिए जो हमारा सेल होता है ना, ये होता है हमारा सेल, ये होता है बीच में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। अब इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी आपको कैंडी जैसी नजर आएंगी, वो सेल ऑर्गेनेली होती हैं। यानी इस इतने से सेल को चलाने के लिए इतने सारे लोग काम करते हैं और उनको हम सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम इनहेरिटेंट पार्टिकल्स बोलते हैं, जैसे DNA, RNA। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी सेल ऑर्गेनेली है सबका एक स्पेसिफिक काम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि एग्जाम्पल देती हूँ, ये आपका स्कूल है बेटा, तो स्कूल के अंदर एक बंदा तो स्कूल को चलाता नहीं है, यहाँ प्रिंसिपल होती हैं, टीचर्स होती हैं। ठीक है, सबका अलग अलग काम होता है और सब मिलकर इस पूरे स्कूल की यूनिट को चलाते हैं। इसी तरीके से हमारा जो ये सेल है, ठीक है, ये भी आपने स्कूल की तरह है, एक आदमी नहीं चला सकता, बीच में इसका न्यूक्लियस बैठा हुआ है, समझ लो ये न्यूक्लियस प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद ये जो सेल ऑर्गेनेली है, ये एक एक टीचर है, एक एक बंदा है जो इस पूरे स्कूल को कंडक्ट कर रहा है, और ये जो पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है ये सारे बच्चे हैं जो फ्लो कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हर किसी का एक फंक्शन होता है सेल के अंदर। तो हमारा दूसरा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस के नाम से जानते हैं। कि इसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है, इसे पावर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एनर्जी बनाता है, एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये करेंसी की यूनिट होती है। जैसे हमारी करेंसी क्या है, जो हम पैसे यूज़ करते हैं उसकी करेंसी क्या है, रुपी है, अमेरिका में डॉलर है। वैसे हमारे अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी करेंसी होती है ATP, क्योंकि ये एनर्जी बनाता है। जहाँ पे भी एनर्जी स्टोर होगी या जो एनर्जी बनाएगा उसे क्या बोलेंगे, पावर हाउस। तो इसको भी पावर हाउस बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म ऑफ DNA RNA। ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी पता होना चाहिए। कोई भी आपसे DNA का फुल फॉर्म पूछे तो आप 9th 10th पढ़ के जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए यहाँ पे डीऑक्सी लग जाता है और बाकी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पे भी राइबो न्यूक्लिक एसिड। थोड़े थोड़े इनके फंक्शन सिमिलर होते हैं। अगर आप क्लास 11 और क्लास 12 में बायोलॉजी लेते हैं तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। DNA एंजाइम्स होते हैं, किस तरीके से। आप लोगों ने क्लोनिंग पढ़ी है, मूवी देखी है जहाँ पे क्लोन बनाया जाता है, वो सब DNA से ही बनाया जाता है। तो अगर आप बायोलॉजी के साथ जाते हैं तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्गी एपरेटस इन अ सेल। इसके बाद अगला सेल ऑर्गेनेली है जिसको हम गोल्गी एपरेटस या फिर इसको आप बोल सकते हो गोल्गी भैया। ठीक है, गॉगल, जी से गॉगल, जी से गोल्गी भैया। तो इनका काम क्या होता है, इनका बेसिकली काम होता है पैकेजिंग का। पैकेजिंग का, जो आप खाना लेने जाते हो, कुछ भी खाना लेने जाते हो तो शॉप पे क्या होता है, एक जगह प्रिपेयर होता है, एक पे पैक करके देता है। तो गोल्गी क्या करता है, पैकिंग करता है, पैकिंग करके प्रोडक्ट को पहुंचाता है। तो इसका काम क्या है, पैकेजिंग का है कि डिलीवर टारगेट पे पहुंचाने के लिए। ठीक है, इतना सा काम आपको समझना है। ATP का फुल फॉर्म याद रखना है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका भी ठीक है फुल फॉर्म पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गोल्गी एपरेटस जो होता है, अगर आपसे पूछ लेता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है गोल्गी एपरेटस का, तो इस तरीके से कुछ गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर होता है। तो गोल्गी एपरेटस, जिसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं यूकैरियोटिक और फ्लैटर्ड स्टैक्ड। आप इतना लिख दोगे ना, सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्ड पॉचेस ऑफ किस्टेमा, ठीक है, तो भी इनफ होगा क्योंकि ये इस तरीके से बना होता है। समटाइम आपको MCQ में ये पूछा जा सकता है कि गोल्गी एपरेटस किससे बना होता है, तो इसका आपको नाम याद होना चाहिए, CISTEMAE। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। YRER मेम्ब्रेन इज रफ इन नेचर, तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स अटैच होते हैं जिसका नाम होता है राइबोसोम। राइबोसोम लगा होता है इसके ऊपर, इसलिए ये रफ होता है नेचर में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन ब्रीफ। इसको हम क्लास 6 से आपको पढ़ाते आए हैं, लेकिन आप क्लास 9th का बच्चा फोटोसिंथेसिस लिखेगा और क्लास 6th का लिखेगा तो उसमें डिफरेंस क्या होगा। सबको पता है कि जब कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देखिए प्लांट को जो वाटर है वो रूट से, जड़ से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें एयर से मिल जाता है, सनलाइट धूप दिन के टाइम सूरज से मिल जाता है और क्लोरोफिल पत्तियों में होता है। तो जो प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं और उस फूड को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। C6H12O6 इज द ग्लूकोज और इसका बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन जो प्लांट रिलीज करते हैं डे टाइम में और हम उसे इनहेल करते हैं, और वाटर जो स्टोमेटा के थ्रू आउट हो जाता है। तो एक 9th का बच्चा लिख रहा है, तो इस चीज को रनिंग में लिखना तो छठी का बच्चा भी लिख रहा है, लेकिन 9th का बच्चा लिख रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन जरूर लिखेगा। तो आप लोगों से फोटोसिंथेसिस पूछा जाता है अगर 2 नंबर में भी, तो आप इस रिएक्शन को जरूर से जरूर लिखेंगे। भले आप लोग स्टेटमेंट में लाइन केवल एक लाइन लिखें, बट इस रिएक्शन को आप जरूर लिखेंगे और इस तरीके से तीर बना दो कि सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लास्टिड हैज क्लोरोफिल इन इट। क्लोरोफिल किस में होता है, कौन से प्लास्टिड्स में होता है। देखिए प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, ये एक सेल ऑर्गेनेली है। तो क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल और उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है कि आपका कौन सा ऑर्गेनेली है जो अपना डीएनए बनाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड ऐसे होते हैं जो अपना डीएनए खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यू में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, तो रोटेट करके पूछेगा कि अलग अलग तरह के प्लास्टिड कौन से होते हैं। एक तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस होता है, ठीक है, और इसका काम होता है स्टोरेज का, प्रोटीन, स्टार्च। जबकि क्रोमोप्लास्ट होता है ये कलर प्रोवाइड करता है फ्रूट्स को और फ्लावर्स को। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि फूलों को, जो आपके फ्लावर होते हैं या आपके जो फ्रूट होते हैं, उसको कलर कौन से प्लास्टिड की वजह से मिलता है। तो आप लिख दोगे क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट लिख दोगे और उसमें क्लोरोफिल होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, 2 तरह के होते हैं, दोनों का नाम याद कर लेना है। व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस क्या होता है, तो प्रोटीन और लिपिड्स बनाए जाते हैं हमारे सेल में, क्योंकि सेल बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है और इसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस कहते हैं। मेम्ब्रेन की प्रोसेस, मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने के लिए प्रोटीन और लिपिड्स की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे जो आप प्रोटीन बार बार पढ़ रहे हो ना, कि आप सोचते होगे वो प्रोटीन जो हम खाते हैं, ये वो प्रोटीन नहीं होता। प्रोटीन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, जो सेल में बनते हैं, वो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं। यू कैन रीड इन क्लास फर्दर क्लासेस 11th and 12th। राइट वन फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन अगर आपसे कोई पूछ ले, देखिए राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगा होता है, इसलिए वो रफ होता है। राइबोसोम का खुद का क्या फंक्शन होता है, इसका खुद का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपको है वो ये पता होना चाहिए बेसिकली कि कितने क्रोमोसोम होते हैं हमारे। तो देखिए हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर। 23 पेयर का मतलब होता है 23 जोड़े होते हैं, इसको हम डिप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। और हैप्लॉइड में 46 होंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस 46 से 23 हो जाते हैं जब प्रोसेस होता है मियोसिस, ठीक है, मियोसिस। तो यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है कि आपका जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 46 होता है हमारे अंदर, ठीक है, और 23 जोड़े होते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने, अगर जिसको कुछ भी याद ना हो, तो ये मैंने आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक टेबल बना दी है। इस टेबल को याद कर लो। इंग्लिश जिस बच्चे को नहीं आती, जिसको याद नहीं होता, उन सब के लिए ये रामबाण इलाज है। क्या भाई, लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या होता है, सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको रट लो कि लाइजोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्गी एपरेटस का क्या काम होता है, पैकेज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। राइबोसोम क्या होता है, सिंथेसाइज प्रोटीन करता है। वैक्यूल का क्या काम होता है, जो प्लांट में होता है, स्टोर फूड, वाटर, शुगर, मिनरल एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल। तो इस चीज को आप इस तरीके से याद कर लो। 1 नंबर में आता है तो लिख दो, 2 में, और अगर 2-3 नंबर में आता है तो इसके आगे पीछे थोड़ा सा सेंटेंस जोड़ दो, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो उतार दो और मेन काम इसका लिख दो। तो ये चीज अगर आप याद कर लो, जिस बच्चे की इंग्लिश कमजोर है, याद नहीं हो रहा है, तो इस टेबल को शॉर्ट क्विक तरीके से आप याद कर लोगे और क्विक तरीके से समझ जाओगे कि ये चीजें होती हैं, ठीक है।
सो ये था आपका पूरा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप क्लियर हो गया होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमें अपनी फैमिली को बड़ा बनाना है, सब बच्चों की हेल्प करनी है। और खबरी पे फॉलो, टेलीग्राम को ज्वाइन। बाय बाय।